जय हिंद। सिविल अपराइजिंग्स और पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी। आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स की बातचीत। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेनलैंड के ट्राइबल रिवोल्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स में डिफरेंस क्या था। दूसरा हम बात करेंगे कि इन जनरल ट्राइबल रिवोल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। और फिर दो ट्राइबल रिवोल्ट्स की कहानी भी आज अपन पढ़ेंगे। एक तो हम बात करेंगे पहाड़ियास के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे तिलक मांझी के रिवोल्ट के बारे में। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेनलैंड के ट्राइबल और नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। मेनलैंड में जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उनके पीछे जो मेन रीज़न था, जो बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, वैसे वैसे ट्राइबल्स का सोशल फैब्रिक डिसरप्ट हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। जैसे ट्राइबल्स में चलता था जॉइंट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट ओनरशिप नाम की कोई चीज़ होती है। मेनलैंड के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लो ये कोई फॉरेस्ट एरिया है। ट्राइबल लोग क्या किया करते थे, इस फॉरेस्ट एरिया के छोटे से पैच को क्लियर कर लेंगे, मतलब इस छोटे से पैच पर जितने भी पेड़ हैं उनको काट के जला के साफ कर लेंगे और फिर इस छोटे से एरिया पे ये ट्राइबल्स किया करते थे एग्रीकल्चर। जब तक इस एरिया की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तब तक यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। जब इसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी तो ये इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे किसी दूसरी जगह पे और उस एरिया का जितना भी फॉरेस्ट है उसको क्लियर आउट कर लेंगे। तो ये जो ट्राइबल्स हैं वो अपने हिसाब से शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ने लगा ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, फॉरेस्ट एरियाज़ के ऊपर, तो उन्होंने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रैक्टिस को बैन करवा दिया, बंद करवा दिया। ट्राइबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर। उनका जब मन होता था वो टिम्बर लेके आते थे, उनका जब मन होता था वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर आते थे, उनका जब मन होता था वो अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ा, ब्रिटिशर्स ने नए नए रूल्स बनाए और इन रूल्स के तहत शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया। इन रूल्स के तहत फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब कि ये सरकार के लिए रिजर्व्ड है। अब ट्राइबल लोग इन फॉरेस्ट में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। अब ट्राइबल लोग इन फॉरेस्ट के टिम्बर को या इन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं। भाई, ब्रिटिशर्स का तो पूरा एजेंडा यही था कि जो भी एरिया उनके कंट्रोल में आए उसके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लो, उस एरिया से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करो। और यही हो रहा था फॉरेस्ट के साथ में कि जैसे ही फॉरेस्ट एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता था वो वहाँ पे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे और उनकी वजह से ये जो ट्राइबल्स हैं जो कि कल तक फॉरेस्ट को अपना घर समझते थे, अब उस फॉरेस्ट पर उनका अधिकार ही नहीं रहता था। ब्रिटिशर्स को टिम्बर की बहुत ज़रूरत थी, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री के लिए टिम्बर की बहुत ज़रूरत थी, रेलवेज़ में स्लीपर वगैरह बनाने के लिए टिम्बर की बहुत ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, एक तो ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करने वाला जो सिस्टम था उसमें जो भी पुलिस वाले थे, उसमें जो भी ट्रेडर्स थे, उसमें जो भी मनी लेंडर्स थे, वो भी ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और इतना ही नहीं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अपन ने पढ़ा हुआ है। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था इंडिया में। और धीरे धीरे ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये अपने वर्क स्फीयर को एक्सपेंड कर रहे थे। और जैसे जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज का कामकाज बढ़ने लगा तो ये जो ट्राइबल हैं इनको डर लगने लग गया कि यार ये हमारे ट्रेडिशनल कस्टम को चेंज करेंगे, ये हमारे सिस्टम के साथ में, हमारे कल्चर के साथ में इंटरफेयर करेंगे। तो ये जो मेनलैंड के ट्राइबल लोग हैं इन समस्याओं की वजह से रिवोल्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हम फ्रंटियर एरिया की बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं। और ये जो बॉर्डर के आसपास ट्राइबल्स रह रहे थे ये इंडिया से ज़्यादा अपना कल्चर शेयर करते थे बर्मा के साथ में, ये इंडिया से ज़्यादा अपना कल्चर शेयर करते थे तिब्बत के साथ में। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं थी, ये इंडिया की नेशनलिस्ट स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। हालांकि नेशन एज अ कॉन्सेप्ट तब तक इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जो भी छोटे मोटे रिवोल्ट्स हो रहे थे उनमें भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। इनको तो बस अपने एरिया से मतलब था, इनको ये था कि हमारा एरिया प्रोटेक्टेड रहे। और दूसरा ये भी है
कि जैसे मेन लैंड में फॉरेस्ट एरियाज को कंट्रोल किया जा रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया जा रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक तो उनको रिसोर्सेज पूरे मिल रहे हैं मेन लैंड से, तो नॉर्थ ईस्ट तक जाने की ज़रूरत क्या है। दूसरा, उनको पता था कि नॉर्थ ईस्ट तक अगर जाएंगे तो सीधे सीधे बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट तक अगर जाएंगे तो सीधे सीधे तिब्बत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। क्यों ही पंगे लेना, इसको बफर की तरह से यूज़ करो। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनकी ज़मीन को नहीं छीना जा रहा, उनके फॉरेस्ट एरिया के साथ में छेड़खानी नहीं की जा रही है, तो उनकी लड़ाई इस चीज़ को लेके भी नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स जितने भी हुए और जब भी हुए, ये नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। उसका एक रीज़न ये भी था कि मेन लैंड के ट्राइबल रिवोल्ट्स को सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए ईजी था, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, उसकी समझ ब्रिटिशर्स को उतनी नहीं थी जितना मेन लैंड की थी। ट्राइबल रिवोल्ट्स की अगर बात की जाए और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। एक है संस्कृताइजेशन मूवमेंट। संस्कृताइजेशन मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली हिंदू धर्म को प्रमोट करना, संस्कृत को प्रमोट करना। और एक दूसरा नोशन ये भी है कि जब कोई लोअर कास्ट का आदमी हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस को एनिमुलेट करने लगे, जैसे जैसे हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो उसको बोल देते हैं संस्कृताइजेशन। डीसंस्कृताइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई हायर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट में जो चल रही है प्रैक्टिसेस उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। बेसिकली ये हायर कास्ट का आदमी ये कह रहा है कि भाई साहब कोई लोअर नहीं है, कोई हायर नहीं है, सब एक ही हैं। तो ये जो हायर कास्ट का आदमी है ये लोअर कास्ट की प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा है, और इसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। ये जो फ्रंटियर एरियाज के ट्राइबल्स थे, ये जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स थे, इन्होंने डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट को बढ़ चढ़ के स्प्रेड किया। जैसे मणिपुर में एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है मैथीज। ये जो मैथीज है इसने चूरचंद महाराज के अगेंस्ट में एक मूवमेंट खड़ा किया बिटवीन 1891 टू 1941। ये जो महाराज हैं ये रूल कर रहे थे, और इस चूरचंद महाराज के अगेंस्ट में मैथीज की कम्युनिटी ने एक मूवमेंट खड़ा किया। और ये मूवमेंट क्या था? नियो वैष्णवाइट ब्राह्मण्स जो हैं वो जो भी माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, ब्राह्मणिज्म में हमेशा से ही बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस रहे हैं। जैसे कास्ट जो है वो एक तरीके से ब्राह्मण्स और ये जो क्षत्रिय हैं और ये जो वैश्य हैं, इन सब की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ऐसी जो भी माल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनके अगेंस्ट में मूवमेंट खड़ा किया मैथीज ने। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। मेन लैंड के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनकी कहानी ये है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स की कहानी ये है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस उतना नहीं है जितना मेन लैंड में है। और इसी वजह से जब अपन आगे चल के पढ़ेंगे, मेन लैंड के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा अलग है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अब अपन बात करेंगे कि इन जनरल ट्राइबल रिवोल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। जब भी जहाँ भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी, उनके जो एथनिक टाइज थे, उनके साथ में इंटरफेयर किया जा रहा था। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, ब्रिटिशर्स ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ में, ट्राइबल कल्चर के साथ में, ट्राइबल एथनिक टाइज के साथ में इंटरफेयर कर रहे थे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और इसी वजह से जब भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए और उन ट्राइबल रिवोल्ट्स में जब भी कोई वायलेंस हुआ, वो वायलेंस हुआ मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में, वो वायलेंस हुआ ट्रेडर्स के अगेंस्ट में, वो वायलेंस हुआ ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के तौर पे काम कर रहे थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन लोगों के अगेंस्ट में ट्राइबल लोगों ने वायलेंस किया। दूसरा, जैसे ही फॉरेन गवर्नमेंट आई, जैसे ही ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट आई, तो वो नए नए लॉज लेकर आती थी, और ये जो लॉज हैं ट्राइबल्स को ऐसा लगता था कि उनके ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे और आगे भी ये लिखा हुआ है कि ट्राइबल्स में चलता था जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स आके बोलते हैं कि नहीं साहब, लैंड तो प्राइवेट ओनरशिप नाम की चीज़ होती है। जैसे ट्राइबल्स फॉरेस्ट को अपना घर समझते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल्स लेकर आ रहे हैं और फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कल तक जिन फॉरेस्ट में ट्राइबल्स कभी भी कैसे भी जा सकते थे, अब उन फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड केम टू बी सीन एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
एंड मार्केट फोर्सेस केम टू बी डोमिनेंट। और इसकी वजह से ये जो ट्राइबल्स हैं ये एलियनेट हो रहे हैं। दूसरा, ट्राइबल लोग जो हैं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे, उनको बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने रोड्स बनाना शुरू किया, उन्होंने रेलवेज़ बनाना शुरू किया, और रोड्स की वजह से, रेलवेज़ की वजह से ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ये आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक होने लगे, और इसकी वजह से आउटसाइड वर्ल्ड का जो इंटरफेरेंस है ट्राइबल एरियाज़ में वो भी बढ़ने लगा। और जब ये इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो ट्राइबल्स एलियनेट होंगे। ट्राइबल्स को लगेगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो एथनिसिटी है, हमारा जो सोशल लाइफ है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि स्पेक्ट्रम आगे ये भी लिख देता है कि ये जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई, ये शुरुआत से ही पता था कि ये फेल होंगे, बिकॉज ट्राइबल्स जो हैं वो आउटडेटेड आर्म्स के साथ में लड़ रहे थे। वो तो वही पुराने ज़माने के लोग थे, और सामने खड़े हुए थे ब्रिटिशर्स, जिनके पास में मॉडर्न वेपन्स थे, जिनके पास में मॉडर्न टेक्निक्स थी। तो बट ऑब्वियस था कि ये जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इनको अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स बहुत इजीली सप्रेस कर देंगे। जैसे जैसे अपन आगे कहानी पढ़ेंगे अपन देखेंगे कि बड़ा इजीली ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल रिवोल्ट्स को सप्रेस किया है। देखो, अपन ने 2-3 बातें की कि एक तो मेनलैंड के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं वहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया जा रहा है, जैसे फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, जैसे फॉरेस्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक्सक्लूसिव राइट कर लिया है। अब ट्राइबल्स को अलाउ ही नहीं किया जा रहा फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे। फिर इसके अलावा पुलिस वाले लोग, ट्रेडर लोग, मनी लेंडर लोग ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और एक डर क्रिश्चियन मिशनरीज का भी है मेनलैंड के ट्राइबल लोगों को। नॉर्थ ईस्ट में जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उनके रीज़न अलग थे, उनको इंडिया की नेशनल स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, और ब्रिटिशर्स उतना इंटरफेयर भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब भी जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में रिवोल्ट्स हुए वो थोड़े लंबे टाइम तक चले, बिकॉज मेनलैंड में ट्राइबल रिवोल्ट को सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए इजी था। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रिवोल्ट को सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए भी डिफिकल्ट था, बिकॉज वहाँ पे जो टोपोग्राफी थी, वहाँ पे जो ज्योग्राफी थी, उसकी जानकारी ब्रिटिशर्स को उतनी नहीं थी जितनी मेनलैंड के बारे में थी। एक बड़ा फेमस मूवमेंट चला नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स के दौरान, जिसको अपन बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। ये रिवोल्ट, ये मूवमेंट क्या था उसके बारे में अपन ने बात कर ली। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? पहला रीज़न, ट्राइबल्स को लग रहा था कि उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, उनके जो एथनिक टाइज हैं, उनके साथ में इंटरफेयर किया जा रहा है। दूसरा, फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो नए नए लॉज लेकर आ रही थी, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को ये लग रहा था कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ में छेड़खानी हो रही है। तीसरा, नए नए रूल्स लाए जा रहे थे जिसके थ्रू लैंड के ऊपर जो राइट्स हुआ करते थे उनको चेंज किया जा रहा था, जिनके थ्रू फॉरेस्ट के ऊपर जो राइट हुआ करता था ट्राइबल्स का, उसको चेंज किया जा रहा था। और फाइनली रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए, तो उसकी वजह से ट्राइबल एरियाज़ का लिंक आउटसाइड वर्ल्ड से भी बढ़ गया, और ट्राइबल्स को लग रहा था कि हमारे वे ऑफ लिविंग के साथ में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के चलते रिवोल्ट्स हुए। सबसे पहले ट्राइबल रिवोल्ट में हम बात करेंगे पहाड़ियाज़ के बारे में। ये जो पहाड़ियाज़ हैं ये हिल्स पर रहने वाले लोग थे, और ये रहते थे राजमहल हिल्स के आसपास। झारखंड में एक जगह है राजमहल हिल्स, उन राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे पहाड़ियाज़, और ये ट्राइबल लोग थे। तो इनका जो सब्सिस्टेंस था वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर था, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे। भाई साहब, जो भी जंगल में मिल जाता था उससे ये अपना जीवन यापन करते थे, और छोटे मोटे लैंड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते थे। आउटसाइडर्स से इनको कोई मतलब ही नहीं था। इनफैक्ट ये हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स, कि अगर कोई आउटसाइडर इनके एरिया में आता था तो ये मारपीट पे उतारू हो जाए, वैसा वाला सिस्टम था इनका। बड़े आइसोलेटेड वे में रहते थे। लेकिन हाँ, जब भी कभी ऐसा होता था कि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ या फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ और खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो कभी कभी ये जो पहाड़ियाज़ हैं ये प्लेन्स में आया करते थे, और प्लेन्स के जो जमींदार हुआ करते थे, प्लेन्स के जो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, उनको रेड करते थे, और वही अनाज वगैरह लूट के ले जाते होंगे। अच्छा, शांति बनाए रखने के लिए जो प्लेन्स के बड़े बड़े जमींदार थे वो इन पहाड़ियाज़ को रेगुलर ट्रिब्यूट देते थे, रेगुलर पैसा देते थे कि भाई साहब हम पे अटैक मत करना, शांति से बैठे रहो, आप उधर रहो, हम इधर रह रहे हैं। लेकिन जब 18th सेंचुरी का लास्ट डेकेड आया, इस 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और ब्रिटिशर्स ने एनकरेज करना शुरू किया फॉरेस्ट क्लियरेंस। ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या कह रहे थे कि हमें सेटल्ड एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना है, सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ाना है,
और सेटल्ड एग्रीकल्चर को अगर बढ़ाना है तो फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट वो जगह है जो कि ट्राइबल्स का, इन पहाड़ियाज का घर है। अब जब इनके घर को काटा जाएगा, इनके घर में घुसा जाएगा, तो ये जो पहाड़ियाज हैं ये डिस्टर्ब होंगे और ये भी फिर रिएक्ट करेंगे। और इसी रिएक्शन के चलते पहाड़ियाज ने गांव के गांव को अटैक करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स सेटल्ड फॉरेस्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन ट्राइबल लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ियाज की लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पहाड़ियाज भी रिटेलिएट करते हैं और ये क्या करते हैं, सेटल्ड विलेजेस को रेड करने की शुरुआत कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली 1770s के आते आते इन पहाड़ियाज को बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया और इन पहाड़ियाज को मारने की शुरुआत करी, अटैक करने की शुरुआत करी। 1778 में इस पहाड़िया रिवेलियन का एक बड़ा नोन फेस रहा, एक बड़ा नोन लीडर रहा, जिसका नाम था राजा जगन्नाथ। 1780s में जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि यार ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये जो पहाड़ियाज हैं, ये आते हैं मार पीट के वापस से जंगल में घुस जाते हैं और इनसे डील करना उतना ईजी नहीं है, सीधे सीधे आर्मी से इनके इस मूवमेंट को सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने पहाड़ियाज के साथ में बैठ के बातचीत करी और कुछ पहाड़िया चीफ्स को इन्होंने बोला कि हम आपको एनुअल अलाउंस देंगे, सालाना कुछ पैसा देंगे, बदले में बस आप ठीक तरीके से कंडक्ट करो, बदले में आप ये जो अटैक वटैक करते हो, ये जो रेड वेड करते हो, वो रेड वगैरह मत करो। कुछ पहाड़िया चीफ्स इसके साथ में अग्री हो गए, कुछ अग्री नहीं हुए और ये छोटा मोटा जो पहाड़ियों का रिवेलियन है वो चलता रहा। बट इतना कोई सिग्निफिकेंट, इतना कोई बहुत बड़ा रिवेलियन नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा समस्या हो। एक टर्म याद रखना, दीकू। दीकू बेसिकली क्या है, ये जो पहाड़ियाज हैं ये आउटसाइडर्स को, जो भी बाहर से लोग आते थे आउटसाइडर्स, उनको बुलाया करते थे दीकू। क्या बुलाया करते थे? दीकू। पहाड़ियाज के बारे में अपन ने क्या बातचीत करी, झारखंड के राजमहल हिल्स के आसपास ये पहाड़ियाज रहते थे और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह परफॉर्म किया करते थे। आउटसाइडर्स को बिल्कुल नहीं झेल सकते थे, ये कभी कभार प्लेन्स में जाते थे और एग्रीकल्चरिस्ट को रेड वगैरह किया करते थे। जमींदार जो होते थे प्लेन्स में बड़े बड़े, वो इनको रेगुलर ट्रिब्यूट भी देते थे, पैसा भी देते थे। लेकिन जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर्स ने प्रमोट करना शुरू किया सेटल्ड एग्रीकल्चर को। और सेटल्ड एग्रीकल्चर को अगर बढ़ाना है तो फॉरेस्ट एरियाज को काटना पड़ेगा। फॉरेस्ट जो कि घर हुआ करता था पहाड़ियाज का, तो पहाड़ियाज को दिक्कत होने लगी और पहाड़ियाज ने रिटेलिएशन के तौर पे सेटल्ड विलेजेस को रेड करने की शुरुआत करी। 1770s आते आते ब्रिटिशर्स ने पहाड़ियाज को ब्रूचली अटैक किया और मारने की शुरुआत करी। 1778 में पहाड़िया रिवेलियन को लीड कर रहा था एक बड़ा फेमस आदमी जिसका नाम था राजा जगन्नाथ। ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जो पहाड़ियाज हैं, इनके रिवोल्ट को, इनके रिवेलियन को सप्रेस करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज ये जंगल के लोग हैं, कहाँ तक मारोगे, जंगल में भाग जाते हैं, आर्मी डील ही नहीं कर पा रही है। तो 1780s में ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। बेसिकली इस पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन के थ्रू कुछ पहाड़िया चीफ्स को एनुअल अलाउंस दिया गया कि हम आपको, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम आपको सालाना कुछ पैसा दे रहे हैं, आप बस शांति से बैठे रहो, रेड वगैरह मत करो। कुछ पहाड़िया चीफ्स ने इसको मान लिया, कुछ ने नहीं माना, छोटा मोटा रेवेलियन कंटिन्यू रहा, लेकिन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक टर्म याद रखना, दीकू। दीकू बेसिकली एक टर्म है जो कि ये पहाड़ियाज यूज़ किया करते थे आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर्स को ये क्या बुलाते थे? दीकू बुलाया करते थे। इसके बाद बात आती है रिवोल्ट ऑफ तिलक मांझी, और ये अपने आप में बड़ा फेमस रिवोल्ट है, तिलक मांझी का रिवोल्ट। तिलक मांझी, इसका ओरिजिनल नाम था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया इसका ओरिजिनल नाम था और ये सांथाल परगना का रहने वाला था। यहीं झारखंड में ही एक सांथाल परगना था, वहाँ का रहने वाला था तिलक मांझी। और इस तिलक मांझी को बड़ी नफरत थी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। ये तिलक मांझी जाता है सुल्तानगंज के हिल्स में। सुल्तानगंज जो कि एक जगह है बिहार में, सुल्तानगंज के हिल्स में ये जाता है और वहाँ पे जाके जो भी गंगा की नदी से ईस्ट इंडिया कंपनी की बोट्स जाया करती थी उनको ये अटैक करता था और उनमें जो भी सामान हुआ करता था उसको लूट लेता था। इसने गुरिल्ला वॉरफेयर को प्रैक्टिस किया। बेसिकली छुप के बैठे रहो, जब भी कोई ब्रिटिशर्स की बोट आए उसको जाओ लूटो और वापस से छुप जाओ, पता ही नहीं चला कि कौन पीट के गया, कौन लूट के चला गया, टपली मारो और गायब हो जाओ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तिलक मांझी का रिवोल्ट था इसमें सांथाल विमेन का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। 1778 में तिलक मांझी ने ब्रिटिशर्स के रामगढ़ कैंप को कैप्चर कर लिया। रामगढ़ कैंप जो है वो झारखंड में हुआ करता था। रामगढ़ कैंप को कैप्चर कर लिया और किसकी मदद से कैप्चर किया?
पहाड़िया सरदार्स की मदद से कैप्चर किया। 1778 में तिलक ने रामगढ़ कैंप को कैप्चर कर लिया और 1784 में इसने भागलपुर को अटैक कर दिया। तिलक मांझी, जिसका ओरिजिनल नाम था जबरा पहाड़िया, ये सांथाल परगना से था। इसको ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बड़ी नफरत थी। इसने ये मूव करता है, ये जाता है सुल्तानगंज की पहाड़ियों के पास में और वहाँ से ये देखता था कि गंगा से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बोट्स पास हो रही हैं उनको अटैक करता था और उनमें जो भी सामान होता था उसे लूट लेता था। गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ये सारा कामकाज हो रहा था। सांथाल विमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। 1778 में तिलक ने रामगढ़ कैंप को कैप्चर कर लिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1784 में इसने भागलपुर को भी अटैक किया। इनफैक्ट तिलक ने ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ऑफ राजमहल का जो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट था, जिसका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड, उसको गोली मारी, शॉट किया। तो मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट काम कर रहा है तिलक मांझी। लेकिन तिलक मांझी को फाइनली ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया और इसको फांसी दे दी गई इन 1785। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मांझी इज द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आर्म्स उठाने वाला पहला आदिवासी लीडर कौन था? तिलक मांझी। ये आदमी बेसिकली परेशान हो गया था। ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी, एक्सटॉर्शन की जो पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आओ, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये ट्राइबल लोगों को हैरेस कर रहे थे। और फिर इसके अलावा इनके जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे, इनके जो पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनके जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो हैरेस करते थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे। और फिर 1770 में ड्राउट्स पड़ गए, सूखा पड़ गया और ब्रिटिशर्स बजाय कुछ मदद करने के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसी के चलते तिलक मांझी ने रिवोल्ट किया था। देखो, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। तिलक मांझी का ओरिजिनल नाम जबड़ा पहाड़िया था, हालांकि कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये किस परगना से बिलोंग करता था? संथाल परगना से बिलोंग करता था। ये गया सुल्तानगंज के पहाड़ियों में और वहाँ से ये ध्यान रखता था कि गंगा में से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बोट्स निकलती थी उनको अटैक करो और उनको लूटो। 1778 में इसने रामगढ़ कैंप को कैप्चर कर लिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1784 में इसने भागलपुर को अटैक किया। इसने इनफैक्ट राजमहल के ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट अगस्टस क्लीवलैंड को गोली मारी, बट इसको फाइनली कैप्चर कर लिया गया और फांसी दे दी गई इन 1785। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तिलक मांझी इज द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत सिंपल सा सेशन था, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। और फॉर श्योर कुछ ना कुछ नॉइज़ आ रही होगी, मैं भी बहुत सारा फंबल कर रहा हूँ, इस नॉइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट एक कथा चल रही है और 5-7 दिन तक चलेगी, तो प्लीज़ झेल लो। सॉरी फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।